जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा ये लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। तो बैंकिंग एग्जाम में जनरली आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है और प्रीलिम्स में मैंने देखा है अगर वो 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो 5 में से 2 या 3 तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसे आप बिना पेन और पेपर यूज़ किए सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसे हम बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन दिख रहा होगा, सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा वेरिएबल क्या होता है। इसका डेफिनेशन दिया है ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, तो आपने बहुत सारे इक्वेशंस देखे होंगे, मैं एक दो लिखता हूँ। जैसे ये हमारा एक इक्वेशन हुआ, ये भी हमारा एक इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो इक्वेशन में ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ओके, यहाँ x के सामने आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो उसे हम 1 एज्यूम करते हैं। तो ये 1 एक नंबर हुआ, 3 एक नंबर हुआ, बाकी ये x, इसके साथ आपका ये y और यहाँ भी y, ये x जिसका वैल्यू हमें निकालना है, इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन में टोटल कितने वेरिएबल है, तो टोटल 2 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल हमारा x है, दूसरा y है। सिमिलरली दूसरे वाले इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल है, एक हमारा x है, दूसरा y है। ओके, तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 4 इक्वेशन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या है और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये मैं हेडिंग देकर रखा हूँ, यहाँ हम नीचे लिखेंगे अभी। ओके, तो चलिए सबसे हम पहले पहला इक्वेशन में चलते हैं। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री जो हमारा वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर एनालाइज करूँ तो इसमें हमारा वेरिएबल सिर्फ एक ही है जो कि x है। तो वेरिएबल के टोटल कितने हुए? एक। ओके, एक वेरिएबल। और x की मैक्सिमम पावर आपको क्या देखने को मिल रही है? 2। तो वो डिग्री हो गया इसका। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का डिग्री है 2 और वेरिएबल सिर्फ एक है। ओके, सेकंड में चलते हैं। सेकंड में आपको 2 वेरिएबल दिख रहे होंगे, x और y, तो वेरिएबल टोटल 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो सिर्फ 1 हुआ इसका डिग्री। ओके, थर्ड वाले में चलते हैं। थर्ड में देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। ओके, वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक, y सॉरी, सिर्फ एक। और y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो इसका डिग्री हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 4 में। देखिए कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक वेरिएबल है ना, x, वेरिएबल x है और डिग्री x की मैक्सिमम पावर 3। ठीक है, तो हमें इसमें से ढूंढना है कि इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, एक हिंट देता हूँ कि इसमें बस एक ही इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलिए फिर से हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें से सेकंड डिग्री का कौन सा इक्वेशन है? देखिए ये एकमात्र ऐसा इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, तो ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी एक चीज़ और देखिए, ये हमारा जो मैंने अभी लिखा था, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसका जवाब होगा यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम डिग्री आपकी y की भी 2 है और x की भी 2 है, तो इसका डिग्री 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन कौन है? एक x है और एक y है, और ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो बैंकिंग में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ही होगा। कहीं कहीं 2 वेरिएबल का आएगा तो उसका सॉल्व करने का हम बाकी के लेक्चर में वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब कि अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, ऐसा एक स्टेटमेंट गिवन होगा जिसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक x में है और एक y में है। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले में वेरिएबल x है और सेकंड वाले में वेरिएबल y है, और इसके आपको टोटल 5 कंक्लूजन दिए होंगे। आपको बताना है कि पाँचों में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि डिग्री का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री होती है ना, उस इक्वेशन के उतने सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिखूँ x³ - 2x + 4 = 0, सपोज ये हमारा एक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो x की हमें टोटल 3 वैल्यू मिलेंगी, 1 2 3, और ये तीनों के तीनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, तो आप बताइए इसी लॉजिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल कितने सॉल्यूशन होने चाहिए?
टोटल सॉल्यूशन 2 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, अभी इसे प्रूव भी करूँगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके, क्योंकि इस लेक्चर का हमारा मकसद ये है कि सिर्फ वो क्वेश्चन आपको दिखाना जिसको आप बिना सॉल्व किए आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। तो इसके टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x के 2 वैल्यू मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको 3, दूसरा मिलेगा 2। ठीक है, ये मैं सॉल्व करने अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि वाकई में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये दोनों करेक्ट है, 3 और 2। कैसे प्रूव करेंगे? मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक बार 3 पुट करूँगा और दूसरी बार 2 पुट करूँगा। दोनों केस में मैं देखूंगा कि राइट हैंड साइड के साथ वो मैच करेगा, मतलब दोनों केस में आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 3 पुट करता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 5x की जगह होगा माइनस 5 इंटू 3 प्लस ये हमारा 6। ओके, तो ये हो गया 3 3 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6। ओके, बॉड मास रूल क्या कहता है? पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट। तो 9 प्लस 6 हो गया 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देखिए तो दोस्तों 0 आया। चलिए अब मैं क्या करूँगा, अब सेम इसी इक्वेशन में 2 पुट करके देखूँगा ये वाली वैल्यू। तो 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। देखिए 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6। ओके, अगेन बॉड मास रूल 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखा आपने दोस्तों, दोनों वैल्यू पुट करने पे आंसर हमारा 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि इक्वेशन की जो डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आपको बैंकिंग में मिलते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 2 वैल्यू आते हैं, तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना है और दोनों को साथ में लेके ही कंपेयर करना है एक्स का वैल्यू बड़ा होगा या वाई का वैल्यू बड़ा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ मैं एक जनरल फॉर्मेट लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू 0, ऐसे। तो हर जगह आपको क्या दिख रहा है, जो नंबर्स है, जो हमारे कांस्टेंट है वो अलग अलग है। इसीलिए इसको जनरलाइज करने के लिए मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। ये हमारा जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए बी और सी क्या है? ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्स है। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ध्यान से देखिए, अगर इस इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू को 0 डाल दूँ, अगर ए को मैं 0 डालता हूँ तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को एनालाइज करूं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा x का पावर 2 था वो तो गायब हो गया, है ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, बस आपके समझने के लिए, कि a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। उसे मैंने रूल नंबर 1 दिया है। ओके, रूल नंबर 1 में आपको क्या करना है, मैंने क्या लिखा, कीप ए ऑलवेज पॉजिटिव। तो ए की वैल्यू को हमेशा हमें पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे एक इक्वेशन है हमारा, सपोज 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, ये हमारा जो इक्वेशन का फॉर्मेट है, इससे मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है +4। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है 7। और c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है -9। तो a आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना? दिख रहा है। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम दोनों इक्वेशन में a को हमेशा हमें पॉजिटिव रखना है। जो भी खेल है हम b और c में खेलेंगे। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। यही इक्वेशन है, मान लीजिए ये प्लस दिया था और ये माइनस दिया था। तो अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ, अब इस केस में a की वैल्यू -4 हो गई, बट मैंने यहाँ पर क्या बताया कि आपको a को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो इसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं माइनस से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 4x, माइनस प्लस ये हो जाएगा -7x, अगेन माइनस प्लस -9, और एक साइड -0। 0 का तो कोई साइन नहीं होता है, तो ये 0 ही हो जाएगा। अभी देखिए, तो अभी हमारा ये a पॉजिटिव बन गया ना,
तो सेम चीज़ आपको आगे भी अप्लाई करना है। अगर ए आपको कभी भी नेगेटिव दिखे तो उसे आपको पहले ही पॉजिटिव कर लेना है, तभी हम अपना जो ट्रिक है उसे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं कि क्वेश्चन के कितने तरह के फॉर्मेट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है। ओके, इस चार्ट में ए, बी और सी की वैल्यू अलग अलग है। अलग मतलब साइन अलग है। तो ए देखिए मैंने सारे के सारे प्लस लिए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ए को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। ओके, इसके बाद देखिए क्या क्या हो सकता है। बी और सी में पॉजिटिव हो सकता है बी माइनस हो और सी प्लस हो सकता है बी प्लस हो सी माइनस हो सकता है बी माइनस हो और सी भी माइनस हो। ये 4 तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है आपको। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए है +1, बी है +2 और सी है 1। ठीक है, उसी तरह से सेकंड में आपको ए की वैल्यू +3 है, बी -8 है, सी +11 है। थर्ड वाले में ए की वैल्यू +7, बी +1, सी -1। ठीक है, ऐसे ही सारे में साइन अलग अलग है। तो आज का हमारा ये जो लेसन है वो किस पे बेस्ड है, वो आपके इन दोनों पे बेस्ड है। ओके, चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर ये केस है फर्स्ट वाला, मतलब ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, उस केस में जो एक्स की दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों के दोनों नेगेटिव आएगी। पहला वैल्यू भी नेगेटिव, दूसरा वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या है, ए और सी पॉजिटिव है बट बी हमारा नेगेटिव है। अगर ऐसा कोई इक्वेशन हुआ उसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की जो दोनों वैल्यू आएगी दोनों की दोनों पॉजिटिव आएगी। ओके, इसका आप नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लेसन में आपको ये काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सी की वैल्यू नेगेटिव है। सी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो हमेशा एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, डिपेंड नहीं करता बी का क्या साइन हो, बी का कोई भी साइन हो, बी आपका प्लस हो माइनस हो मैटर नहीं करता, ए हमारी हमेशा प्लस रहेगी। और अगर सी माइनस हो गई तो एक वैल्यू आएगा प्लस और एक वैल्यू आएगा माइनस। ठीक है, इसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये हमारा 4 क्वेश्चन है, चारों में आप अगर ध्यान से देखें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। फर्स्ट में देखिए जो सी की वैल्यू है क्या है, ये एक्स वाले इक्वेशन में सी की वैल्यू -6 है और वाई वाले इक्वेशन में सी की वैल्यू -60 है। क्या दोनों में ए प्लस है? ऑफकोर्स, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, यहाँ भी वाई स्क्वायर के सामने 1 है, तो दोनों के दोनों प्लस है। ओके, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं अभी आपको समझाने के लिए बस फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख कर दिखाता हूँ ताकि आप एनालाइज कर सकें। एक्स स्क्वायर -5x -6 = 0। ठीक है, तो यहाँ ए क्या है, ए है 1, बी है -5, सी है -6। ठीक है, तो रूल 1 मैंने क्या बताया था, ए प्लस होना चाहिए, तो प्लस है। देखिए बच रहा है क्या, बी और सी। ओके, तो सी अगर माइनस आ गया तो बी को हमें देखना ही नहीं है। ओके, सी हमारा माइनस आ गया मतलब एक्स का एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, ये वाला। ठीक है, इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहीं देख लेते हैं। इसमें भी हमारा ए का वैल्यू +1 है, बी का वैल्यू +7 है और सी का वैल्यू -60 है। सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर मैं वाई वाले इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करूँ तो इसमें भी वाई की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिले, आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ई टिक करके आएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया? ए तो हमेशा प्लस रखना ही है। अगर आपको सी नेगेटिव दिख जाए तो आप बिना सॉल्व किए आंख बंद करके आप x = y और कैन नॉट बी डिटरमाइंड इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। आंसर यही होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। ठीक है, तो रीज़न के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है और लाइन के ठीक बीच में हमारा 0 है। ओके, इस तरफ सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगे 1 2 3 4 ऐसे, और इसे लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव वैल्यू आएंगे -1 -2 -3 ऐसे करके। अभी मैंने क्या बताया कि x की जो 2 वैल्यू आएगी, एक माइनस में आएगा दूसरा प्लस में आएगा। सिमिलरली y का भी जो 2 वैल्यू आएगा, एक माइनस में आएगा दूसरा प्लस में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x के वैल्यू को पर्पल कलर से डिनोट करता हूँ और y के वैल्यू को मैं ब्लू कलर से डिनोट करता हूँ। तो x का क्या है, x का एक वैल्यू माइनस है एक प्लस है, तो मान लेता हूँ एक वैल्यू x का यहाँ है और दूसरा एक यहाँ है, कुछ भी वैल्यू हो, +5 +6 +7 कुछ भी हो, एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा। ओके, अब अगर y का देखें, y का भी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कहीं भी ले लीजिए, मान लीजिए एक मैं यहाँ ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ ले लेता हूँ। अभी हमें एनालाइज करना है कि x और y में बड़ा कौन है। ठीक है, तो अगर मैं x के इस वैल्यू को देखूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं x के इस वैल्यू को देखूँ तो ये वैल्यू
y के इस वैल्यू से छोटा है लेकिन y के इस वैल्यू से बड़ा है ना। देखिए x की एक ही वैल्यू एक बार y से छोटी हो रही है, एक बार y से बड़ी हो रही है, तो क्या हम बता सकते हैं x और y में क्या रिलेशन है? नहीं बता सकते। अगर मैं x की इस वैल्यू को देखता हूँ तो ये y की दोनों वैल्यू से छोटी है, मान सकते हैं, चलिए। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ तो ये y के एक वैल्यू से बड़ी है, y के दूसरे वैल्यू से छोटी है, तो ऐसे केस में हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इसी में हम अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नंबर 2 भी देखिए सेम है, इसमें c की वैल्यू माइनस है दोनों इक्वेशन में, ठीक है, और a तो हमारा प्लस ही है, तो इसे भी क्या करना, सॉल्व करना है? नहीं, सॉल्व नहीं करना है। इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर भी आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला मैंने थोड़ा ट्रिकी बनाया है आपके लिए। चलिए थर्ड का पहले मैं सेकंड इक्वेशन देखता हूँ। सेकंड में देखिए ए की वैल्यू प्लस है और सी की वैल्यू माइनस है, ओके। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट में ए की वैल्यू ही माइनस है, तो हमें सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करना होगा, इसे हमें प्लस करना होगा। तो -3x प्लस 12x प्लस 17 इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तो अगर ए को मुझे प्लस करना है तो क्या क्या मैंने बताया था, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3+3x, ये हो जाएगा -12x, ये हो जाएगा -17 इक्वल्स टू 0। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 0 ही रहेगा। देखिए तो अब तो हमारा a प्लस बन गया और c अभी भी क्या है, नेगेटिव है। समझ आया? अब देखिए दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों में c नेगेटिव है और a प्लस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक हम और प्रॉब्लम देखते हैं, आखिरी वाला। ये देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल में दिया हुआ है वैल्यू, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले इक्वेशन में a की वैल्यू प्लस c की वैल्यू माइनस, दूसरे में भी सेम a की वैल्यू प्लस c की वैल्यू माइनस। बिना सॉल्व किए हम आंसर इसका लिख सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ओके, तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम होंगे जिसमें ए की वैल्यू पॉजिटिव और सी की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसे आप बिना सॉल्व किए आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ई टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके 2 क्वेश्चन आए तो आपको 2 मार्क्स ऐसे ही मिल गए, बिना सॉल्व किए, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। अगले लेक्चर में भी मैं एक और तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखाऊंगा जिससे आप बिना सॉल्व किए आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर ज़रा भी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।